नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विविधता मराठी से जुड़कर हो जाती है बहुआयामी। ग्लोबल ऑडियंस तक हो मराठी भाषा की पहुंच। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने के साथ ही मुंबई मेट्रो लाइन 3 सहित कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न। 61% से अधिक हुआ मतदान। नायब सैनी भूपेंद्र हुड्डा समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कोलकाता अर्जीकर मामले में अपनी मांगों को लेकर और ममता सरकार के रवैये के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन। दक्षिण 24 परगना में चौथी कक्षा की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला। लोगों में आक्रोश। भाजपा ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को किया खारिज। कहा, एससीओ बैठक में उनकी भागीदारी बहुपक्षीय संबंधों पर रहेगी केंद्रित। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक। दक्षिणी लेबनान में तेज हुई इजराइल हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की लड़ाई। 400 से अधिक हिजबुल्लाह वाले ढेर। बेरूत में बमबारी जारी। आईडीएफ ने कहा, ईरान को दिया जाएगा गंभीर और सबक सिखाने वाला जवाब। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित अभिजात मराठी सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य जगत के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मराठी को शास्त्रीय भाषा दिए जाने की प्रसन्नता भी इस पर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा सिर्फ बोलचाल का ही नहीं, बल्कि संस्कृति और चेतना को संचार करने का भी माध्यम है। मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आंबेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मराठी को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा मिलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव होगी। उन्होंने मराठी को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने की भी इच्छा जताई। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। और बौद्ध समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पाली और मराठी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर आभार जताया।
मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार समारोह रखा गया। इस मौके पर मशहूर गायिका आशा भोसले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने। आज महाराष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। मराठी को क्लासिक लैंग्वेज या अभिजातीय भाषा का दर्जा मिला है। मेरे साथ हैं जो है उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली आशा जी, आशा ताई, आशा भोसले जी। आशा जी, सबसे पहले मराठी लैंग्वेज को जो ये स्टेटस मिला है उस पर आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मराठी भाषा बहुत पुरानी है और जिन लोगों ने लिखा है, जो लेखक हैं, जो मतलब कविता लिखते हैं या क्या बोलते कादम्बरी लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं और जितना भी कल्चर है हमारे भाषा का जो कल्चर है वो ये लिखते हैं और ये भाषा इतनी पुरानी है तो इसको ये दर्जा मिलना ही चाहिए था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसकी भागीदार हूँ। आशा जी, मोदी जी के लिए क्या कहेंगी आप? क्या उनकी ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगती है? मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और जो उन्होंने काम किया है और जो करते हैं और दिखता है, ये नहीं कि बोल के बैठ जाते हैं। जो आप आज के दिन के लिए पूरे महाराष्ट्र को बोलना चाहेंगी? ये दिन बहुत बड़ा है हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए। अभिजात भाषा को मिला है और ये बहुत बड़ी बात है। सब महाराष्ट्रियन लोग जहाँ बाहर के भी होंगे, बाहर देश में भी होंगे, तो वो बहुत गौरव फील करते होंगे और मैं उनके साथ हूँ। जब मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि हमारी भाषा को ये गौरव मिला कि मेरी मातृभाषा है। ये मातृभाषा हमेशा बहुत नज़दीक होती है। तो ये थी आशा ताई जिनका ये कहना है कि आज वाकई बड़ा दिन है और क्यों ना हो, महाराष्ट्र जिसके नाम के आगे महा लगा है, सभी लोगों के लिए, सभी मराठियों के लिए आज गौरव का दिन है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, मुंबई। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आखिरी कार्यक्रम मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभागार में रखा गया। मौका था मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान से खास बातचीत की। देखिए। हम इस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में हैं और मेरे साथ हैं आशीष कुमार चौहान जो एनएसई के एमडी हैं, एनएसई के सीईओ हैं और प्रधानमंत्री ने आज मराठी भाषा को जो क्लासिक दर्जा दिया गया उस पर लोगों के साथ उन्होंने अपने कुछ बहुत स्पेशल फीलिंग्स बांटी। चौहान साहब, किस तरह का ये पूरा क्षण रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे? करेक्ट नहीं, आज मैंने भी देखा कि जो मराठी भाषा बहुत पुरानी भाषा है और उसमें बहुत सारा लिटरेचर भी हुआ है, लेकिन जो कोई भी भाषा को जब अपना खुद का दर्जा मिलता है, उसको क्लासिकल भाषा, तो जिसको हम मराठी में अभिजात मराठी का एक वाक्य किया है, तो उस हिसाब से आज जो आपने देखा होगा कई वक्ताओं ने मराठी का इतिहास भी टटोला, कईयों ने अपनी दूसरी जो इमोशंस थी वो भी व्यक्त की, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मराठी के जितने भी दिग्गज रहे साहित्यकार, जो कंट्रीब्यूटर्स थे, सभी को याद किया और कहा कि जो भारत मराठी भाषा से भी समृद्ध हुआ है और मराठी भाषियों से भी समृद्ध हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से मराठी भाषियों के लिए तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। एक बात और प्रधानमंत्री ने कही कि मराठी से मेरा एक कनेक्ट रहा है, मैंने 3 भाषाओं का मराठी से गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। आप भी गुजरात से आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का काफी क्लोज रिलेशन रहा है, बॉम्बे एक जमाने में गुजरात का हिस्सा भी होता था, तो किस तरह से देखते हैं जब हम दोनों स्टेट्स के बात करते हैं और कितना रिच बनाती है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हमारे भारत को? एक तरह से दोनों एक ही राज्य के भाग थे और इस तरह से ही 1960 में ही जो भागला हुआ, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी ने भी मराठी में रूपांतरण किया, भाषांतरण किया कई ग्रंथों का गुजराती में। और जैसे मैं गुजराती माध्यम में पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने भी मराठी नाटकों में भी मैंने ऑडिशन किया हुआ है, क्योंकि दोनों भाषाएं संस्कृत से उभर के आती है, दोनों भाषाओं में उच्चारण करीब करीब सिमिलर होता है, तो उस हिसाब से दोनों और कई जो मराठी
भाषी लोग हैं, गुजरात में रहते हैं, कई गुजराती भाषी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उस हिसाब से काफी समन्वय दोनों राज्यों में है। ये आज का दिन आपके लिए कितना भाग्यशाली रहा है? नहीं, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि एक कोई प्रधानमंत्री का अपने ही प्रांगण में आना, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक सद्भाग्य की बात होती है। सो सद्घड़ी, सद्भाग्य हमारे लिए हमारे भाग्य थे। आज एक ही दिन में कल ही 3 बजे फोन आया कि आपके वहाँ हो सकता है। मैंने कहा जरूर हो सकता है, तो और एक दिन में हो भी गया। तो पूरी टीम महाराष्ट्र सरकार की, एनएससी की, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम जो लोग बनाते हैं उनके साथ, उन सभी ने मिलके पिछले 24 घंटे में बहुत मेहनत करके ये एक प्रयोजन किया है। तो जैसे कि आपने सुना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ, इनके लिए बहुत खुशी का क्षण और तमाम मराठियों के लिए आज बहुत गौरव का दिन। कैमरामैन रमाकांत के साथ मुंबई से मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 सहित दूसरी कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी की है और इस दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवाद का दम भरने वाले कांग्रेस की संगत में तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मुंबई के लिए मेट्रो लाइन 3 का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये लाइन 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने बीकेसी मेट्रो स्टेशन से सांता क्रूज तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। मुंबई मेट्रो लाइन 3 बीकेसी से RAJVLR खंड में 10 स्टेशन हैं, 9 स्टेशन भूमिगत हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन 12 लाख यात्रियों को फायदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने इस लाइन के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी उन्होंने रखी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस वादे कभी पूरा नहीं करती है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कांग्रेस के तुष्टीकरण के प्रभाव में आई शिवसेना उद्धव गुट पर राजनीतिक वार किए। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले
तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। ठाणे मुंबई के लिए एक और जहां प्रधानमंत्री ने 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने महाआघाड़ी के विकास विरोधी राजनीति से लोगों को आगाह भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महायुति की सरकार का मकसद विकास करना है, तो वहीं महाआघाड़ी का मकसद विकास को ठप करना है। ऐसे में जनता को सचेत रहना होगा। श्यामा, शिशिर और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि सहित कृषि और पशुपालन के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाशिम जिले में स्थित बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंजारा समुदाय ने देश की प्रगति यात्रा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 करोड़ रुपए से अधिक की 7500 से अधिक परियोजनाएं और 9200 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से किसान हमेशा परेशान रहा है। कांग्रेस की नीति आपस में लड़वाने की रही है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पशुपालन के लिए जरूरी कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के अलावा एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी तकनीक का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना यानी कुसुम के तहत करीब 20 मेगावाट की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार की श्वेतकारी की 5वीं किस्त और राज्य सरकार की लाडकी बहना योजना के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री ने चेक वितरित किए। वाशिम से योगेश शीतल और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 61.19% मतदान हुआ। मेवात जिले में सबसे अधिक 68.28%, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम 49.97% मतदान हुआ। 2014 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले में इस बार काफी कम मतदान हुआ। 2014 में 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम ने एक सीट पर चुनाव लड़ा। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से जेजेपी ने
66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 12 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई। INLD ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि अपनी सहयोगी BSP को 35 सीटें दी। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में, इनमें 101 महिलाएं हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों के लिए शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर मंदिर में पूजा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि 8 अक्टूबर को भाजपा की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में हर वर्ग के लिए काम हुए और हरियाणा को क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। और वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि नतीजे इससे बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने अपनी प्राथमिकताएं राज्य की जनता के समक्ष पंच प्रण के रूप में प्रस्तुत कर दी हैं। रांची के पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने इसकी जानकारी साझा की। इस पंच प्रण में महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवाओं पर फोकस किया गया है। झारखंड भाजपा ने शनिवार को रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पंचप्रण के रूप में पार्टी का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। पंचप्रण में गरीब और युवाओं समेत महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर रहा है और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से आधी आबादी को सशक्त भी किया गया है। इसी कड़ी में पंचप्रण में अब झारखंड के सभी परिवारों के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपए में LPG सिलेंडर और त्योहारी सीजन में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया है। हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया LPG गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। पंचप्रण में स्वरोजगार और नौकरियों पर भी खासा फोकस है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी होंगी। इतना ही नहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपए युवा साथी भत्ता प्रदान करने का भी वायदा किया गया है। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में 21 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे ताकि झारखंड का कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे। सभी के लिए आवास इसको सुनिश्चित किया जाए। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे। पंचप्रण की घोषणा के समय प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीटीसी की बसों में मार्शलों की बहाली की मांग को लेकर जब वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने गए थे तो बाहर निकलने पर उनके और भाजपा के अन्य विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वो उपराज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले तो वहां आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे दिल्ली में जो बस मार्शलों को की बहाली के लिए। मीटिंग मुख्यमंत्री से होनी थी, लेकिन उस कमरे में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम उनके कार्यकर्ता और सब लोग भरे हुए थे। जब मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला तो मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मुझे प्रताड़ित किया गया। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे साथ थे उनके साथ अभद्र व्यवहार मीटिंग में किया गया। उपराज्यपाल से मीटिंग करने गया कि इनकी बहाली की जाए और वहाँ भी दोबारा सौरभ भारद्वाज और उनके एमएलए, इसी तरह सौरभ भारद्वाज और उनके एमएलए ने सचिवालय में मेरे ऊपर हमला किया और उसी प्रकार से उपराज्यपाल के राजनिवास के बाहर मेरे ऊपर हमला किया। पूरी तरह गाली गलौज किया, धक्का मुक्की की, प्रताड़ित किया, धमकियां दी। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मामले में महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर 6 जूनियर डॉक्टरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। टीएमसी की धमकी की संस्कृति को खत्म करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर 6 जूनियर डॉक्टर आमरण पर बैठे हैं। आरजीकर मामले में डॉक्टरों का धरना अभी भी जारी है और उनके सहयोगी डॉक्टर उनके साथ हैं। डॉक्टर राज्य सरकार द्वारा मांगे पूरी किए जाने का इंतजार कर रहा है। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी चिकित्सक की बलात्कार हत्या के बाद डॉक्टरों ने 42 दिनों तक पूर्ण रूप से काम बंद रखा था। हालांकि 1 अक्टूबर को फिर से शुरू किए गए पूर्ण काम बंद को जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को वापस लिया था। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि मृत महिला चिकित्सक के लिए न्याय सुनिश्चित कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम लोगों ने 58 डेज तक वेट कर लिया। हमने राज्य सरकार से बहुत सारे मांगे कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी बहुत सारे ईमेल भी किया है। फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग को कुछ भी सदुत्तर मिले। फिर भी हम लोग को नहीं मिला सदुत्तर कुछ भी। उसके लिए हम लोग 24 घंटे की मोहलत के बाद हम लोग फिलहाल 6 लोग एक टीम बना के सिंबॉलिकली फिलहाल रिप्रेजेंटिंग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट अभी फिलहाल सब लोग अनशन में बैठ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक आमरण। आज पुलिस हमारी तरफ उंगली उठा के बोल रही कि हम गलत है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब सीबीआई ने खुद ने हमारे यहाँ पे बोला है कि हम लोगों का कुछ उनका ही फॉल्ट रहा है, जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया है कई बारी कि हम लोगों का जो भी है यहाँ पे स्टेट मशीनरी का भी क्वेश्चन किया गया है। हमारा फाइट डे 0 से आज तक और आगे भी एक ही रहेगा, वो है जस्टिस अभया के लिए, जो बहन जिनका प्राण खत्म कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, खून कर गया, उसको जस्टिस मिले। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से निशाने पर है। राज्य में हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अब एक और घटना में दक्षिण 24 परगना में कक्षा 4 में पढ़ने वाली बालिका की अपहरण करके हत्या कर दी गई है। नाबालिग का शव बरामद होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई। इस मामले के बाद भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल है। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कोलकाता आरजीकर मामले में लोगों का आक्रोश अभी थमा नहीं था कि राज्य के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में एक नाबालिग छात्रा के बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था को शर्मसार कर दिया।
दरअसल चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका ट्यूशन से लौट रही थी जब कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब ग्रामीणों ने नदी किनारे से उसका शव बरामद किया। परिजनों ने बच्ची के गायब होने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस उन्हें एक थाने से दूसरे थाने टहलाती रही। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने समय पर ध्यान दिया होता तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। वहीं प्रशासन और पुलिस के रवैये पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। निखोज होने के बाद उसका पिताजी माताजी कुलतोली थाना और उसका अगल बगल का थाना में जाकर बार बार अनुरोध किए कि एफआईआर किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी का पुलिस एफआईआर नहीं किया। आज अगर एफआईआर होता तो आज वो बच्ची को हम लोग बचा लेते। ममता बनर्जी का प्रशासन और ममता बनर्जी महिला विरोधी है। जब पूरा बंगाल और पूरा देश दुर्गा पूजा मना रहा है, मां दुर्गा को पूज रहा है, ऐसे समय में बंगाल में 11 साल की हिंदू बेटी का रेप हो जाता है। ममता की प्रशासन, ममता की पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी करती है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती है। बंगाल पुलिस के रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पुलिस ने भी बल का प्रयोग कर ग्रामीणों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी घटना को लेकर ममता सरकार को घेरा। इस समय जिस तरीके की घटना जयनगर में एक मासूम के साथ जो घृणित घटना घटी, वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने मना किया था कि एफआईआर आप मत करिए, पहले आप छानबीन करिए फिर एफआईआर करिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जा रहा था कि बंगाल में रेप और मर्डर की घटना बढ़ रही है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की। आज आक्रोश फूटा है जनता का पुलिस के खिलाफ भी। क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए? वोट बैंक के चलते या ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एनसीआरबी डेटा में आंकड़ा ना बढ़े, इसीलिए आप किसी प्रकार के रेप केस को इमीडिएटली रजिस्टर ना करो। माँ माटी महिला मानुष के लिए नहीं, केवल ममता है बलात्कारियों के लिए और अपराधियों के लिए। इसे लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इस घटना के खिलाफ भाजपा रविवार को कुलतली थाने का घेराव करेगी। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले में शनिवार को एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने हत्या की बात स्वीकार भी कर ली है। आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर शिमला के संजौली मस्जिद मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी के आयुक्त को दी गई एप्लीकेशन पर फैसला दिया गया है और 2 महीने के अंदर इन 3 मंजिलों को तोड़ना भी होगा, इस बात को भी कहा गया है। मामले की 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लगातार 7वें हफ्ते तक बढ़ने के बाद पहली बार 700 अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर को पार किया गया है। फॉरेक्स रिजर्व में इस वृद्धि के पीछे रिजर्व बैंक की डॉलर समेत अन्य विदेशी मुद्राओं की खरीद और रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी वजह है। बड़ी बात यह है कि भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जिसमें चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है जिनका फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर से ज्यादा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर को खत्म हफ्ते में 12.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ ये 704.89 बिलियन डॉलर पर था। ये जुलाई 2023 के बाद से उनकी सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है। बता दें कि देश 2013 से
अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहा है। उस वक्त कमजोर आर्थिक बुनियाद के कारण विदेशी निवेशकों ने निवेश निकाल लिया था। तब से मुद्रास्फीति पर सख्त नियंत्रण, उच्च आर्थिक विकास के साथ साथ राजकोषीय और चालू खाता घाटे में कमी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद की है, जिससे भंडार बढ़ा है। इस साल अब तक विदेशी निवेश 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय ऋण में निवेश है, जिसे प्रमुख जेपी मॉर्गन सूचकांक में शामिल किया गया है। और दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर खुलकर विचार व्यक्त किया। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने राजस्थान चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में संपन्न हुए, नई सरकार का गठन हुआ। सरकार कामकाज में जब तक जुट पाती तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। तकरीबन 7 महीने तक राजस्थान की जनता का कामकाज ठप रहा। ये जनता के हितों का नुकसान है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। Which went for state assembly elections in November last year. The results were declared and the government was formed in December. The new government takes a couple of months to orient itself. Now there are Lok Sabha elections scheduled for 2024. The attention of the Rajasthan government shifts to Lok Sabha poll preparation. In March, the Model Code of Conduct came into force. The priority of the administrative machinery of the state shifted towards conducting elections, and normal activities of the government come to a standstill. Several months, all developmental work and people's work gets sidelined. Even the education of children suffers. Whenever a member of the public approaches government officers, maybe MLAs or ministers for any work, he or she receives a response, ये तो अब सब चुनाव के बाद ही होगा। और वहीं रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों को रायशुमारी के लिए बुलाया, जिसमें 32 पार्टियां इसके पक्ष में थीं। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक मुख्य पूर्व न्यायाधीशों और न्यायाधीशों समेत देश के अनेक हितधारकों से रायशुमारी की। सबों ने एक स्वर में सामूहिक चुनाव का सुझाव दिया। 47 political parties presented their views to the committee. 32 out of these 47 parties supported the idea of simultaneous elections. Only 15 parties did not. However, many among these 15 parties have supported the concept of simultaneous elections in the past at one time or the other. We also invited former chief justices and other best, we can say, stakeholders in the country. Amongst them 4 former chief justices of India and 1 former judge of the Supreme Court. 4 former chief election commissioners have unanimously supported simultaneous elections. An overwhelming majority of former chief justices of various high courts and former state election commissioners also supported it. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। दरअसल केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। मोदी सरकार की नीतियों के फलस्वरूप नक्सली घटनाओं में खासी कमी आई है। इस वर्ष सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ उम्मीद के अनुसार कामयाबी मिली है। इस साल अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 723 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 812 गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी चलाते रहे। कांग्रेस पार्टी है जो आज़ादी की लड़ाई के लिए आई थी। गांधी ने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड कर दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन सत्ता की लोलुपता में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे और आपकी यात्रा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और आजकल राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा से लेकर के देश को तोड़ने वाले लोगों की भाषा बोलने लग गए। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रधान ने यूनिट 8 में डीएवी स्कूल के पास शहीद बाजी राउत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने चंद्रशेखरपुर में बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। उसी के साथ प्रधान ने उसी इलाके में मंगला बस्ती का दौरा किया और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और समाज में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जयदेव भवन में शहीद बाजी राउत की जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधान ने चंद्रशेखरपुरम के पंजाब भवन में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भी भाग लिया और उनकी उपस्थिति में कई सदस्य ऑनलाइन माध्यम से भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु शहर के यातायात की प्लानिंग के लिए बहुत विस्तार से चर्चा हुई और 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हुई। बेंगलुरु शहर के ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्लानिंग के लिए बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। आज 3 बड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू और हुआ है। पहला जो सर्कुलर रेल बनेगी बेंगलुरु शहर के चारों तरफ, उसका डीपीआर का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। बाय एंड ऑफ दिसंबर द डीपीआर शुड बी कंप्लीट और उसके बाद में उसके नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। और सेकंड, एयरपोर्ट से बेंगलुरु कैंट तक का पूरा इंस्पेक्शन किया आज। बेंगलुरु एयरपोर्ट के साथ बातचीत करके रेलवे स्टेशन को जितना क्लोज हो सकता है बेंगलोर एयरपोर्ट के पास में वो ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। माननीय एमओएस साहब श्री सोमन्ना जी इसमें अपना प्रयास करेंगे। उससे बहुत एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी बेंगलोर एयरपोर्ट से शहर के अंदर आने के लिए। और बेंगलोर एयरपोर्ट से सिटी के अंदर येलहंका तक जो लाइन है उसको डबल करने का भी आज डिसीजन लिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नई दिल्ली स्थित एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अवैध गतिविधियों को लेकर आज एनआईए और एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से देश के 26 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए को ये सफलता जैश-ए-मोहम्मद साजिश केस में देशव्यापी तलाशी के दौरान मिली है। एनआईए ने बताया है कि जैश-ए-मोहम्मद से प्रेरित जमात संगठन युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और संगठन में भर्ती करने में लगा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी रहे हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटों और उनके छोटे भाई पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता ने सहारनपुर के मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक शख्स की पत्नी ने यह आरोप हाजी इकबाल के चारों बेटों और भाई पर लगाए हैं। बता दें कि हाजी इकबाल के बेटे और भाई पहले से ही जेल में बंद हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में अमेठी नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट की। उन्होंने पीड़ित परिजनों को दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन भी दिया और इस मौके पर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज पांडे भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ये झूठ की राजनीति करते हैं और इसलिए लोग इन्हें समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहिए। सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस की ओर से आयोजित इस व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक गतिविधियों में सरदार पटेल की भूमिकाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सरदार पटेल व्याख्यान को लेकर देखिए तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। सरदार पटेल व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार पटेल की रणनीतिक दूरदर्शिता पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक पटेल की अंतर्दृष्टि आज भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। Within our system, Patel was the most forceful advocate of using all avenues of pressure on that country after the invasion of Jammu and Kashmir. His reluctance to take the matter to the UN itself stemmed from the belief that Pakistan was it was better to deal directly with Pakistan rather than in a framework that would allow Pakistan to manipulate. भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने सरदार पटेल की यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध के लिए सीमा पर आतंकी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। India's relationship with China is similarly an issue on which the Sardar Patel's instincts are on record. In Patel's view, India had done everything to allay China's apprehensions, but that country regarded us with suspicion and skepticism, perhaps mixed with a little hostility. पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने को लेकर विदेश मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में भारत केवल बहुपक्षीय चर्चाओं में ही शामिल होगा। Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. व्याख्यान के दौरान झारखंड के पूर्व राज्यपाल व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने प्रशासन को लेकर सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच की सराहना की। We should not continue to benchmark ourselves with our past, and we should continuously explore new pathways for better governance. Sardar Patel, as Mahesh just said, he defined governance for an emerging nation, and he visualized the future of governance of the country. In the Constituent Assembly, once he said that one could rely upon future leaders of the country to develop healthy conventions. अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रणनीतिक मार्गदर्शन को लेकर सरदार पटेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता को आगे बढ़ा रहा है, सरदार पटेल की दूरदर्शिता भारत की विदेश नीति को आकार देने में मार्गदर्शक और अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेना का 3 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की गई और इस आयोजन में सेना के लगभग 500 जवान और अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही इस सैन्य प्रदर्शनी के जरिए युवाओं में सेना के प्रति जोश भरने का भी काम किया गया। सशस्त्र सैनिक समारोह 2024 में न सिर्फ सेना के हथियार देखने को मिले बल्कि बाइक राइड, घुड़सवारी, हेलीकॉप्टर से कमांडो का मैदान में उतरने सहित कई रण कौशल का प्रदर्शन भी आम लोगों को देखने को मिला। इस आयोजन में सेना के लगभग 500 जवान और अधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। सारे हथियार देखे हैं, टैंक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और अंदर भी जाकर अभी एक आध दिन में देखता हूँ। ये सब रोमांचक है। बहुत समय से सभी लोग चाहते हैं, मतलब जो युवा पूरे देश के हैं वो सब चाहते हैं कि सेना के करीब जाएं, सेना को करीब से देखें। सेना के प्रति सम्मान सबके मन में बहुत है और वो सम्मान स्वाभाविक तौर पर मेरे मन में भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सेना जिन सैन्य हथियारों से दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, आज उन सैन्य उपकरणों का अवलोकन कर मेरा हृदय गर्व से भर गया है।
देश में पहली बार भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र इसका हम सब लोग देखे हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए, तो 1 दिन बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और चूंकि धूप ज़्यादा तेज है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे। सैन्य शक्ति प्रदर्शन आर्मी समारोह में भारतीय सैनिकों के स्ट्रेला 10 MT, 90 भिज टैंक, JDU 23 गन और 105 आर्टिलरी MM लाइटफील्ड गन जैसे आधुनिक हथियार और उपकरणों को लोगों को नजदीक से देखने का मौका मिला। इसके साथ ही इसमें विशेष बल कमांडो द्वारा स्लिदरिंग प्रदर्शन, बाइक शो और घुड़सवारी प्रदर्शन भी दिखाया गया। छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भारतीय सेना का सैन्य प्रदर्शनी आयोजित किया गया। सैन्य प्रदर्शनी के जरिए युवाओं में सेना के प्रति जोश भरने का काम किया जा रहा है। सैन्य प्रदर्शनी में आजादी के बाद से लेकर अभी तक के बने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आधुनिक हथियार और उपकरणों को प्रदर्शनी में लगाया गया है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। और आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया और ये कार्यक्रम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक अदनाम नईम अशमी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को भी प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस योजना में शामिल किया गया है, जिसको लेकर जिले के जनजातीय समुदाय के हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विराट मंत्र को जमीन पर साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस अभियान को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 63,000 गाँवों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला भी इस योजना के तहत लाभान्वित होगा। इस योजना को लेकर जिले के जनजातीय समुदाय के बीच खुशी का माहौल है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। इससे पूरे समस्त गांवों का विकास समुचित रूप से हो पाएगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि का भरपूर लाभ गांववासी पा सकेंगे। इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम उन्नति योजना लागू किया है, जिसमें से जैसे गांव का जो विकास रुका हुआ है, जैसे सड़क नहीं बनी है, गांव में बिजली नहीं है, इसके द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जो 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। इसके तहत मुख्य लक्ष्यों में बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। विशेष रूप से PMAY ग्रामीण के तहत पक्का घर, जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति और आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया जाएगा। अभियान में आदिवासी गृह प्रवास, वन अधिकार धारकों के लिए स्थायी आजीविका और सरकारी आवासीय विद्यालयों का उन्नयन भी शामिल है। इसके अलावा सिकल सेल रोग के निदान के लिए विशेष सुविधाएं और आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए 100 विपणन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अनुभवों पर आधारित है और उसका उद्देश्य
आदिवासी समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। हमारे प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना लागू की है, जिससे हर गांव का विकास हो रहा है। लक्ष्य बनाकर जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये संपूर्ण विकास होना सुनिश्चित किए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सुविधाएं योजना पूरी की जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना सहकारी संघवाद का एक अनूठा उदाहरण है, जो सरकार के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए समग्रता और सामाजिक न्याय के माध्यम से काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।